हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EduRain में स्वागत है। मैं डॉक्टर अपर्णा चौहान आज आपको इतिहास विषय से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति और बाजार नियंत्रण के बारे में जानकारी दूंगी, जो इतिहास विषय के विद्यार्थियों तथा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम आपके अपने YouTube चैनल EduRain के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों की जानकारी एक साथ देते हैं। अतः हमारे चैनल EduRain को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति और बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन की आर्थिक नीति में बाजार नियंत्रण एक मौलिक प्रयोग था। यह प्रयोग एक क्रांतिकारी कल्पना थी जिसने अलाउद्दीन के शासनकाल को विशेष महत्व प्रदान किया। संपूर्ण मध्यकाल में वही एकमात्र सुल्तान है जिसने प्रशासन के आर्थिक पक्ष को महत्व दिया और संगठित करने का प्रयास किया। आर्थिक सुधार के कारण। सैनिक आवश्यकता। मंगोल नेता तार्की का आक्रमण अत्यंत विनाशकारी था, अतः सुल्तान ने सीमा सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया। इसके लिए विशाल सेना संगठित की गई। इसके लिए सुल्तान ने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। विशाल सेना रखने के लिए सुल्तान अधिक धन व्यय करने की स्थिति में नहीं था। दक्षिण से धन आने के कारण तथा सुल्तान द्वारा विशाल धनराशि भेंटों में दी जाने से मुद्रा की कीमत कम हो गई थी। अतः सुल्तान ने सैनिकों का वेतन कम किया और वस्तुओं के दाम भी कम कर दिए। बढ़ती कीमतों को रोकना। बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थी। इसका मुख्य कारण दक्षिण से आए धन के कारण मुद्रास्फीति होना था। सुल्तान के लिए आवश्यक था कि वह सैनिकों का वेतन बढ़ा दे, जिससे उनकी कार्यकुशलता के स्तर को बनाए रखा जा सके। लेकिन सुल्तान वेतन बढ़ाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उसने कीमतों में वृद्धि को रोकने का निश्चय किया और बाजार नियंत्रण लागू किया। जन कल्याण का उद्देश्य। कुछ इतिहासकारों का मत है कि अलाउद्दीन ने सामान्य जनता को सभी आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में और उचित मूल्यों पर सुलभ कराने की व्यवस्था की थी, लेकिन अलाउद्दीन की नीतियों में मानवीय कल्याण या आर्थिक सिद्धांतों का प्रभाव नहीं था। उसका मूल उद्देश्य एक विशाल शक्तिशाली सेना रखना था। इसके लिए उसने निश्चित वेतन और निश्चित मूल्य स्तर की नीति को अपनाया और वस्तुओं की पूर्ति तथा मूल्यों को कठोरता से नियंत्रण किया। प्रारंभिक आर्थिक सुधार। बाजार नियंत्रण लागू करने से पहले अलाउद्दीन ने कई आर्थिक सुधार किए थे, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि हो। सुल्तान ने माफी, इनाम, जागीर आदि जमीनों पर राजस्व कर लगा दिया। जिन सैनिकों को वेतन के बदले भूमि पूर्व सुल्तानों द्वारा दी गई थी, इस प्रकार की जागीरों को जब्त कर लिया गया और नगद वेतन की पंडाली आरंभ हुई। राजस्व अधिकारियों जैसे खूत, चौधरी, मुकद्दम की माफी, जमीनों पर भी भूमि कर लगा दिया गया। सुल्तानों ने करों में वृद्धि की और नवीन कर लगाए। भूमि कर को बढ़ाकर उपज का 1/2 कर दिया गया। गरी और चरी के नवीन कर लगाए गए। करों को कठोरता से वसूला गया। इन आर्थिक सुधारों से पर्याप्त आय नहीं हुई। बे के 3 मुख्य मुद्दे थे: सेना, प्रशासन, दास। अलाउद्दीन के पास 50,000 दास थे, जिन पर राज्य को बहुत धन व्यय करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में सुल्तान ने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। विभिन्न वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। अलाउद्दीन ने विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारण अत्यंत सावधानी से किया। सुल्तान ने पहले प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य को ज्ञात किया और उस पर व्यापारी के पारिश्रमिक को जोड़ा गया। अलाउद्दीन ने बाजार मूल्यों को फ्रीज कर दिया। सुल्तान ने पुनः बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे केवल वास्तविक उपभोक्ता ही वस्तुओं को खरीदे। अलाउद्दीन ने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए विशिष्ट 4 प्रकार के बाजार दिल्ली के निकट स्थापित किए। पहला मंडी या अनाज का बाजार था, जहां केवल खाद्यान्न बिकता था। दूसरा सराय अदल था, जहां कपड़ा, शक्कर, मेवा, तेल आदि निर्मित वस्तुएं बेची जाती थी। तीसरा बाजार गुलामों, पशुओं और घोड़ों का था। शेष वस्तुओं के लिए सामान्य बाजार था। सुल्तान ने बाजारों की कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की। बाजारों का नियंत्रण दीवाने रियासत करता था। प्रत्येक व्यापारी को कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराना पड़ता था। प्रत्येक बाजार का निरीक्षण करने के लिए सेना नामक अधिकारी होता था। सेना का कार्य बाजार की व्यवस्था देखना होता था। सेनाओं के साथ वरीद नामक कर्मचारी रहते थे, जो तराजू, बाट, तोल एवं वस्तु की गुणवत्ता की जांच करते थे।
सेना प्रतिदिन सुल्तान को अपने बाजार की रिपोर्ट देता था। बाजार में गुप्तचर भी थे जिन्हें मुन्हियान कहा जाता था, वे भी अपनी रिपोर्ट सुल्तान को देते थे। नंबर 1, मंडी का खाद्यान्न बाजार। सबसे पहले विभिन्न प्रकार के अनाजों का मूल्य निश्चित किया गया। सुल्तान ने आदेश दिया कि भूमि कर को अनाज के रूप में लिया जाए। इस अनाज को सरकारी गोदामों में रखा गया। प्रांतों से अनाज दिल्ली लाने का कार्य व्यापारियों का था। उन्हें निश्चित मात्रा में अनाज लाना आवश्यक था। अगर वे कम अनाज लाते थे तो सेना उन्हें कठोर यातनाएं देता था। जमानत के रूप में उन्हें अपने परिवारों को दिल्ली के निकट रखना पड़ता था। सुल्तान ने अनाज में सट्टेबाजी और दलाली पूर्ण रूप से समाप्त कर दी। सट्टेबाजों का अनाज जब्त कर लिया जाता था और उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। सुल्तान ने राजस्व अधिकारियों को आदेश दिया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों से निश्चित दामों पर व्यापारियों को अनाज दिलवाएं। सुल्तान को मंडी की रिपोर्ट सेना, वरीद, मुन्हियान से पृथक पृथक प्राप्त होती थी, जिनसे वे मंडी की वास्तविक स्थिति को जान सकता था। सुल्तान अपने सेवकों को भी वस्तुएं खरीदने भेजता था। नंबर 2, सराय अदल। यह निर्मित वस्तुओं का बाजार था। इस बाजार के बारे में सुल्तान ने 4 आदेश जारी किए। इस बाजार में पक्की दुकानें बनाई गईं। व्यापारियों को आदेश दिया गया कि वे निर्मित वस्तुओं को केवल यहीं बेचें। प्रत्येक छोटी छोटी वस्तु के मूल्य निश्चित किए गए। प्रत्येक व्यापारी को दीवाने रियासत में पंजीयन कराना अनिवार्य था। मुल्तानी व्यापारियों को राजकोष से 20 लाख टंके दिए गए, जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों से बहुमूल्य वस्तुएं बाजार में ला सकें। वे केवल उपभोक्ता को माल बेच सकते थे। बहुमूल्य वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, जवाहरात, बहुमूल्य वस्त्र आदि खरीदने के लिए परवाना रईस नामक अधिकारी से परमिट लेना पड़ता था। नंबर 3, दासों, पशुओं तथा घोड़ों का बाजार। ये तीनों बाजार पृथक पृथक थे। इनकी कीमतें गुणवत्ता के आधार पर निश्चित की गयी। इन बाजारों में भी निरीक्षक नियुक्त किए गए थे। इसका भी ध्यान रखा गया कि वहां से उपभोक्ता ही खरीद करें। घोड़ों के व्यापारियों पर खास तौर से निगाह रखी गई, जिससे सैनिकों को उचित मूल्य पर घोड़ा मिले। सुल्तान को घोड़ों की जांच के लिए मध्यस्थ व्यापारियों को अनुमति देनी पड़ी। पूरी कठोरता करने के बाद भी सुल्तान उन पर नियंत्रण नहीं रख सका। नंबर 4, सामान्य बाजार। यह विशिष्ट वस्तुओं का बाजार नहीं था, बल्कि ये सामान्य वस्तुओं की दुकानें थीं जो राजधानी के अंदर या निकट थीं। इन दुकानों पर गन्ना, तरकारी, हलवा, टोपियां, कंघे आदि बेचे जाते थे। इन वस्तुओं की कीमतें भी निश्चित कर दी गई थीं। बाजार का नियंत्रण दीवाने रियासत से किया जाता था। दंड व्यवस्था। अलाउद्दीन ने बाजार नियमों को कठोरता से क्रियान्वित किया। दोषी व्यापारियों को सहनाए मंडी कोड़े से पिटवाते थे। सेना सैनिकों के साथ बाजार में घूमता रहता था। कम तोल पर व्यापारी के शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। अलाउद्दीन इसकी जांच कराता रहता था। समीक्षा। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति में मुख्य रूप से 2 दोष थे। प्रथम, इसका लाभ केवल दिल्ली के आसपास तक सीमित था और सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त नहीं था। दूसरा, इसे शक्ति के द्वारा क्रियान्वित किया गया था। अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही संपूर्ण व्यवस्था नष्ट हो गई। दोस्तों, इतिहास विषय से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग पुरा संपदा blogspot.com को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।